हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 से इस कि यदि एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डी रेखा खींची गई है। ये देखो, त्रिभुज है एबीसी, इसमें भुजा बीसी के समांतर डी रेखा खींची गई है तो थेल्स प्रमेय यानी कि एएसटी से यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाएं यानी कि त्रिभुज एबीसी इसकी संगत भुजाएं कौन कौन सी? एक तो एडी जो शॉर्टकट में कट हो गई है एडी, फिर डीबी, एई, ईसी, ये जो कट हो गई भुजाएं वो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समान अनुपाती का मतलब होता है अनुपात बराबर होता है। जैसे आकृति 6.1 से, ये है आकृति 6.1। इस आकृति 6.1 में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाए, थेल्स प्रमेय तभी लागू हो सकता है जब तीसरी भुजा के समांतर भुजा दी रखी हो। यहाँ एक त्रिभुज के अंदर समांतर भुजा दी रखी हो। जैसे कि आकृति 6.1 में दिया क्या है? बीसी के समांतर डी दिया हुआ, बीसी के समांतर डी दिया हुआ हो यदि, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये जो दो लाइन है, ये लाइन समांतर रेखा के साइन है या समांतर रेखा की लाइन है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा के समांतर भुजा दे रखी हो तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से उनकी संगत भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित कर सकते हैं या समान अनुपात में होती है। जैसे एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, यानी कि एडी में डीबी का भाग दिया जाए तो इसका भाग वही प्राप्त होता है जो एई में ईसी का भाग देने पर प्राप्त होता है। दोनों ही बराबर होती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। यानी कि एडी का मान दे रखा हो, बीडी का मान दे रखा हो, एई का मान दे रखा हो, ईसी का मान ज्ञात करना हो तो आराम से ज्ञात किया जा सकता है वजन गुणन करके, हल करने की विधि से। उसके बाद हम एक चीज भूल गए थे जिनको पढ़ना था एक्सरसाइज 6.2 से पहले, चैप्टर 6 में यह था कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज जैसे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ इसमें समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं अलग अलग भुजाएं संगत भुजा, जैसे त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा एबी को ले तो डीएफ की संगत भुजा डीई को लेनी पड़ेगी क्योंकि समान संगत भुजाएं दे रही हैं। संगत भुजाओं के वर्गों की, संगत भुजाओं का वर्ग जैसे एबी का वर्ग अपॉन डीई का वर्ग, ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये भी एक प्रमेय 6.2 कह सकते हैं, या एक इस प्रमेय के द्वारा हम दो त्रिभुज समरूप है या नहीं ये बता सकते हैं। यहाँ दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों और उनकी भुजा, संगत भुजाओं में क्या संबंध है? यानी कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजाओं में जो रिलेशन देखना है, संबंध देखना है, वो सूत्र इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ इज इक्वल टू एबी का होल स्क्वायर अपॉन डीई का होल स्क्वायर हो सकता है, या एसी का होल स्क्वायर अपॉन डीएफ का होल स्क्वायर हो सकता है, या बीसी का होल स्क्वायर अपॉन डीएफ का होल स्क्वायर हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 हल करें। एक्सरसाइज 6.2 में कुल कितने पर्सन है? शायद 8 या 9 पर्सन। उनको हल करके देख लेते हैं। आकृति डिजाइन दी हुई है, उस दिए हुए से और उस आकृति से क्या रिलेशन है, इतना रिलेशन ज्ञात होने के बाद में ये हो जाना चाहिए ज्ञात की ज्ञात क्या करना है और ज्ञात करने का संबंध, ज्ञात करने का रिलेशन उस दिए हुए से है या नहीं। यदि है तो आराम से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है दो आकृतियां दे रखी है। सबसे पहले तो दो आकृति दे रखी है। पॉइंट नंबर 1 आकृति दी है, कुल मिला के इस प्रकार है। आकृति नंबर 1, एक आकृति ऐसी है, माना कि ऐसी है, नहीं है तो भी मान लेना है। और एक आकृति इस प्रकार दे रखी है, मान लेना ऐसी है नहीं फिर भी गणित है तो गणित में मानना पड़ता है। ये एक आकृति है, इस आकृति का नाम दे रखा है एबीसी, एबीसी, और फिर दे रखा है डीई, ये कोई रेखा है डी और ई। इसी प्रकार इसमें भी एक रेखा खींची गई है इस प्रकार, और इसका नाम भी डी दे रखा है और ए बी सी दे रखा है, ए बी सी। ये तो है आकृति 1 और ये है आकृति नंबर 2, आकृति 1 एंड आकृति 2। अब देखो इसमें और कुछ क्या दे रखा है। इसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और नीचे वाले में लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, और फिर आगे वाले से पहले यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, और इस आकृति में यहाँ लिखा हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, और यहाँ है खाली कुछ लिखा हुआ है नहीं, और इस साइड में लिखा हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, एंड लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन हल करेंगे तो हल में सबसे पहला काम होता है कि दिया हुआ क्या है वो लिखो। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये है, एक देखो इस आकृति में, आकृति 1 एंड आकृति 2 में, आकृति 1 एंड आकृति 2 दोनों में ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि बीसी समांतर डीई, इसमें दे रखा है डीई समांतर बीसी। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने लिखा है, लेकिन दिया हुआ ये है डीई समांतर बीसी,
अब एक बात दिमाग में आ रही होगी कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करना ही पड़ेगा, एएसटी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी दो त्रिभुज हो या किसी भी त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा की समांतर भुजा दे रखी हो, चाहे तीसरी भुजा हो किसी भी एक भुजा की समांतर भुजा दे रखी हो कोई अन्य चौथी भुजा, तो उसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से प्रश्न को आराम से हल किया जा सकता है। इसमें ये दे रखा है डी समांतर बीसी दिया हुआ है, आकृति 1 में भी दिया हुआ है, आकृति 2 में भी दिया हुआ है, दोनों की बात है। फिर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आकृति 1 में, आकृति 1 में क्या ज्ञात करना है, आकृति 2 में क्या ज्ञात, आकृति 1 में क्या ज्ञात करना है एंड आकृति 2 में क्या ज्ञात करना है, आकृति 2 में, आकृति 1 में तो क्या ज्ञात करना है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में आकृति 1 में तो ज्ञात करिए ईसी और आकृति 2 में ज्ञात करिए एडी। आकृति 1 में तो ज्ञात करना है ईसी, ईसी कितना है ज्ञात करना है, और आकृति 2 में ज्ञात करना है एडी। हाँ, आकृति 2 में एडी ज्ञात करना, ये चीज तो केवल दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना, दिया हुआ ज्ञात करना। अब दिए हुए से हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि यदि डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, तो हम इसकी सहायता से डी समांतर बीसी की सहायता से, ये जो डी समांतर बीसी दे रखा है, इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए, आगे से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए अपॉन ई सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये बी डी लिखा मैंने, इसको डी बी भी लिखा जा सकता है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आया कहाँ से, तो आगे लगाओगे इस प्रकार लाइन खींच के लिखोगे ए एस टी से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये ए एस टी से आ गया, बी डी अपॉन ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आ गया। अब देखो आकृति को देख कर ही, आकृति 1 की बात करें तो आकृति को देख कर ही एडी का मान लेना है, एडी कितना दे रखा है 1.5 अपॉन बी डी कितना दे रखा है, बी डी 3 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है 1 अपॉन ई सी तो दिया हुआ नहीं, याद करना, यानी कि ए डी दे रखा 1.5, बी डी दे रखा 3, ए ई दे रखा 1 और ई सी दे या नहीं है, ई सी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, वज्र गुणन विधि से, यहाँ लगाएंगे वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 3, राइट। और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3 वाई, ये है मल्टीप्लिकेशन, गुणा में जब पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाता है, तो 3 वाई 1.5 ई सी इज इक्वल टू 2, और मान सब किसमें चल रहा था, सेंटीमीटर में, इसलिए ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ई सी का मान ज्ञात करना था, ई सी का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसी प्रकार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेंगे हम दूसरे पार्ट, पॉइंट नंबर 2 में एडी ज्ञात करना, लेकिन उससे पहले हम इससे क्या सीखें, ये जो है ना लिखा हुआ डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी से हम क्या सीखें, डी समांतर बीसी से हमें ज्ञात होता है कि हम लिख सकते हैं एडी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग है, एडी अपॉन डी ऐसा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा लिखा जा सकता है। आकृति 2 की बात करें तो ज्ञात क्या करना, आकृति में एडी ज्ञात करना है, एडी देखो दे नहीं दिया हुआ नहीं, तो एडी की जगह एडी लिखेंगे क्योंकि एडी दिया हुआ नहीं, जबकि डी भी दे रखा है 7.2 इज इक्वल टू ए ई भी दे रखा है 1.8 अपॉन ई सी भी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर है, लेकिन लास्ट में लिखेंगे सेंटीमीटर। वापस वही है, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो 5.4 एडी, क्योंकि 5.4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया एडी के साथ में, इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, 7.2 मल्टीप्लाई 1.8, वज्र गुणा करने पर 7.2 का गुणा हो गया 1.8। अब गुणा नहीं करना, एक बात ध्यान रखना है, 7.2 का गुणा 1.8 से करना नहीं, क्योंकि क्या पता एडी के साथ में 5.4 लिखा हुआ है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा है भाग में जाएगा और आसानी से काटा जा सकता है, ऐसा होता है तो फिर ऐसे ही करते हैं। तो एडी इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 वाई 5.4। अब देखो हम जानते हैं कि 1.8 का डिवाइडेशन 5.4 में 3 बार होता है, चेक कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 का 3 बार टेबल बोलो 18 की, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.2/3, 7.2/3। अब यदि एडी का मान याद करें तो अब नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ ऊपर कर लेते एडी का मान, तो एडी इज इक्वल टू 7.2 के अंदर 3 का डिवाइडेशन करें तो 7 में 2 आ 2 1 से, और 12 में 3 का डिवाइडेशन होता है पॉइंट का पॉइंट 4, अब मान किसमें था सब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, अतः एडी का मान 2.4 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार की इस नंबर को हल किया जा सकता है।
मैंने कहा क्वेश्चन नंबर ए को हल करना आसान है, लेकिन याद क्या होना चाहिए, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। यहाँ हमने क्या किया, इसको ज्ञात करने के लिए हमने लगाया क्या, AST लगाया। AST नहीं होता तो ये प्रश्न हल नहीं हो सकता। यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी 6.2 को हल करने में। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, AST टेस्ट प्रमेय इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ये कह रहा है त्रिभुज बनाओ, सबसे पहले आकृति बनाना, उसके बाद में हल करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले डायग्राम पेश करते हैं, आकृति बना। आकृति कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए PQR जिसमें E और F प्रतिच्छेद मध्य बिंदु। त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है PQR, यहाँ पे P ले लेते बिंदु, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। त्रिभुज PQR में PQ का मध्य बिंदु कह सकते, मध्य बिंदु नहीं है, PQ पर कोई बिंदु E स्थित है तथा PR पर कोई बिंदु F स्थित है और EF को मिला, EF को मिलाना जरूरी होता है, मिला भी दिया। अब ये आकृति देखनी है, यहाँ पे नाम में लिख लेता हूँ आकृति, आकृति 6.2, आकृति 6.2 सेपरेट दो। इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ आकृति को देख तो दिया हुआ क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन को करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले काम होता है दिया हुआ है क्या, दिया है, जो भी दिया है वो पेश कर देते हैं। आकृति 6.2 से ही पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है नहीं। कुछ स्थितियां दे रखी है, वो दी हुई पॉइंट नंबर 1 में स्थिति दे रखी है, लेकिन ज्ञात ये करना, बताना ये है, दर्शाना है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, बताना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि प्रत्येक स्थिति तो स्थितियां बहुत सारी है, प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, ये दर्शाना है। EF समांतर QR होना चाहिए, ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में EF समांतर QR होना चाहिए, ये नहीं कह सकते, लेकिन है या नहीं चेक करके बताना। तो दिया हुआ है सबसे पहले पॉइंट में नंबर 1 में दे रखा है PE का मान दे रखा है, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और साथ ही दे रखा है EQ इज इक्वल टू 3 सेमी सेंटीमीटर, और PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR का मान दे रखा है, FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो इस पॉइंट नंबर 1 को वापस डायग्राम पे लिया, डिजाइन पे लिया। डिजाइन में क्या दे रखा है, PE का मान दे रखा है, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये P और EQ कौन सा, ये तो PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर। मानना ऐसा हो सकता है, मानना तो पड़ता है, मानना क्योंकि डायग्राम में ऊपर से हो गया, ये छोटी भुजा दिख रही है, बड़ी भुजा दिख रही है, फिर भी इसके अंदर PE का मान बड़ा है। P इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर और EQ का मान है 3 सेंटीमीटर, हो सकता है। और PF का मान 3.6 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर। अब हम इसके अंदर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग, AST समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यदि होता है या नहीं। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय तो ये कहता है कि यदि EF और QR समांतर होगी, EF और QR को सिद्ध करना है कि EF QR के समांतर है या नहीं। यदि दिया हुआ होता है EF और QR समांतर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसके अंदर इसका भाग देते, इसके अंदर इसका भाग देते, बराबर। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर इसका भाग देंगे और इसके अंदर इसका भाग देंगे तो बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो AST के प्रतिलोम से, आधारभूत समानुपातिकता के प्रतिलोम से, विलोम से हम बता सकते हैं कि EF QR के समांतर है, अन्यथा नहीं। ये करके चेक करके बताना। तो PE के अंदर हम EQ का भाग देते, सबसे पहले PE के अंदर EQ का भाग देंगे तो PE है कितना 3.9 अपॉन EQ है कितना 3, और हल करेंगे तो आएगा 1.3 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम PF के अंदर FR का भाग देते हैं, PF के अंदर FR का भाग देते हैं तो PF दे रखा है कितना 3.6 अपॉन FR दे रखा है 2.4। जब इसके अंदर 3.6 के अंदर 2.4 का भाग देते हैं ना, तो 3.6 में और 2.4 में, 3.6 के अंदर 2.4 का भाग 1.5 बार, यानी कि डिवाइडेशन 1.5 बार होता है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 36/24। अब क्या करना है, 36/24 को हल करने के लिए एक तो तरीका ये है कि सीधे 24 का डिवाइडेशन कर दो 36,
ऐसा नहीं कर पाते हो तो हम जानते हैं कि 36 और 24 में दोनों में 12 का डिवाइडेशन हो रहा है। कितनी बार? 36 में 3 बार एंड 12 का डिवाइडेशन 24 में 2 बार। और इसको हल करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 में AST का प्रयोग करने पर, AST का मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करने पर, AST का प्रयोग करने पर जब समीकरण 1 और समीकरण 2 में AST का प्रयोग करते हो, AST तो यही कहता है कि यदि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू होना चाहिए PF अपॉन FR, ऐसा होना चाहिए। AST कहता है ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो AST के प्रतिलोम से, यहाँ प्रतिलोम AST से ऐसा होगा, EF समांतर QR होगा, अन्यथा EF समांतर QR नहीं होगा। तो सही क्या? समीकरण 1 में तो PE अपॉन EQ का मान आया 1.3 सेंटीमीटर और समीकरण 2 में PF अपॉन FR का मान आया 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा 1.3 और 1.5 इज इक्वल टू नहीं, बराबर नहीं। तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल PF अपॉन FR। यदि यही बराबर नहीं है तो होता क्या है? प्रतिलोम AST से, यानी कि प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से प्रतिलोम AST से ये भी समांतर नहीं हो। EF is not parallel, EF is not parallel QR, बस यही बताना। अतः स्थिति फर्स्ट में तो हम EF के समांतर QR को सिद्ध नहीं कर पाए, यानी कि EF के समांतर QR नहीं है। स्थिति सेकंड में क्या? स्थिति सेकंड में यदि हो जाता है तो ठीक है, फिर बताएंगे स्थिति थर्ड को। ये चेक करके बताना, हर स्थिति, प्रत्येक स्थिति में चेक करके बताना। वापस स्थिति नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर 2 को हल करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रखा है? पी का मान, ये फटाफट लिख लेता हूं। पॉइंट नंबर 2 में पी का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर और क्यू का मान 4.5 सेंटीमीटर और फिर पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान दे रखा है, आर भी एफ आर एक बात 9 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एफ आर नहीं लिखा हुआ, आर एफ लिखा हुआ, बात एक ही है, चाहे एफ आर बोलो चाहे आर एफ, एक ही बात। इसमें भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके बताते हैं कि ये सही है, यहाँ गलत। देखो पी अपॉन ई क्यू याद करते हैं, पी अपॉन ई क्यू, पी कितना 4, वाई ई क्यू कितना 4.5। जब इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा कितना 4 अपॉन 4.5, पॉइंट डिसेबल यहाँ ऊपर चला गया, एक पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा ऊपर, तो 40/45 राइट। और इसको हल करेंगे तो इन दोनों में आप जानते हो कि 5 का भाग जाता है, तो 40 में 5 का भाग 8 बार अपॉन 45 में 5 का भाग जाता है 9 बार। और इसको जब हल करेंगे तो आंसर आएगा समथिंग 8 अपॉन 9, 0 पॉइंट राइट, 0 पॉइंट सही तो कर रहे हैं। पीई के अंदर ई को भाग दे रहे हैं, पीई के अंदर ई राइट। अब देखो 0 पॉइंट ये हो गए, जैसे ही 0 पॉइंट लगे 80 हो गए। 80 में 9 का डिवाइडेशन होता है कितनी बार? 9 1 9, 9 2 18, 8 बार। बेहतर आते हैं, फिर 8 बार जाते हैं, फिर 8 बार जाते हैं, यानी कि 0.88 सेंटीमीटर के। अब पी एफ के अंदर एफ आर का भाग देके सही करते, तो पी एफ के अंदर हाँ एक बात और है कि यदि 8/9 आ गया है ना, जैसे ही पीई के अंदर EQ का भाग दिया है तो आंसर आया 8/9, तो 8/9 तक ही सीमित रखते हैं, आगे भाग ही नहीं देना है। 0.88 क्यों लाए? लाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है पीएफ के अंदर एफ आर का भाग देंगे तो 8/9 ही आएगा, 8/9। तो ये भी 8/9 सेंटीमीटर, वो भी 8/9 सेंटीमीटर। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 में AST आधारभूत समानुपातिकता पर AST से या AST लागू करने पर, लगाने पर AST से, AST कहती है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल होना चाहिए PF अपॉन FR। यदि ऐसा है तो प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि EF QR के समांतर है, अन्यथा नहीं। तो सही करते हैं, P अपॉन EQ आया कितना 8/9 और PF अपॉन FR आया कितना 8/9। अतः समीकरण 1 से और 2 से हम बता सकते हैं कि PE अपॉन EQ के बराबर है PF अपॉन FR। यदि ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, हम बता सकते हैं, ये संक्रिया चला सकते हैं। संक्रिया कैसे चलाएंगे? EF समांतर होगा QR, पर हुआ कैसे आगे लिखेंगे कोष्टक में, प्रतिलोम AST से। कहां से आया ये? प्रतिलोम AST से, प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। हेंस प्रूफ इति सिद्धम। पॉइंट नंबर 3
पॉइंट नंबर 3 को हल करते हैं। बहुत ही सरल था ये। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? कोई बात। पॉइंट नंबर 3, ये 2 और ये है 3। पॉइंट नंबर 3 में फटाफट लिख लो ये तरीका। पॉइंट नंबर 3 में पी क्यू का मान दे रखा है। पी क्यू, अब की बार पी क्यू का मान देगा। पी क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर का मान दे रखा है। पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है? पीई का मान दे रखा है। पीई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और लास्ट में है पी एफ। पी एफ इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो ये सबसे पहले तो इसको चेक करना है आकृति में, यानी कि आकृति 6.2 में इसको किस प्रकार चेक करें। सबसे पहले पी क्यू दे रहा है, यानी कि ये है यहाँ से यहाँ तक की पी क्यू, ये पूरी लंबाई दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर यानी ये पूरी लंबाई दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर। अब पीई भी दे रखा है, ये वाला पीई 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ यानी ये वाला पी एफ भी दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ये कहता है कि यदि ऐसा है तो इसका विलोम क्या होता है, यानी कि ई एफ क्यू आर के समांतर है तो हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू भी लिख सकते हैं, राइट। पी एफ अपॉन एफ आर भी लिख सकते हैं बराबर करके। पी क्यू वाई पीई भी लिख सकते हैं। पी क्यू वाई पीई इज इक्वल टू पी आर वाई पी एफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी बराबर होते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ पे वापस चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो प्रतिलोम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ई एफ समांतर क्यू आर होगा, अन्यथा नहीं। चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है कि पी क्यू के अंदर पीई का भाग दीजिए इज इक्वल टू पी आर के अंदर पी एफ का भाग दीजिए। यदि ऐसा करने पर बराबर हो रहा है तो सही, अन्यथा नहीं। चेक करते हैं पी क्यू कितना बराबर है या नहीं, सीधे डायरेक्ट चेक करते हैं। पी क्यू कितना 1.28 अपॉन पीई कितना 0.18। अब बराबर है या नहीं चेक करेंगे। पी आर कितना 2.56 अपॉन 0.36, ये मान है 0.36। अब ये आपस में दोनों बराबर है या नहीं चेक करते। तो देखिए दे रहा है कि यदि आगे वाले पी क्यू अपॉन पीई को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का गुणा करूंगा तो 2.56 आएगा, क्योंकि 1 का 2 हो जाएगा और 28 का 56 हो जाएगा 56, और इसका 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 का 36 हो जाएगा। अतः ये दोनों बराबर है ना। 1.28 y 0.18 इज इक्वल टू इसको भी 1.28 y 0.18 लिखा जा सकता है। यदि इसके अंदर यहाँ तो 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ इसके अंदर 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दे दीजिए, तो दोनों ही बराबर है। अतः पी क्यू अपॉन पीई इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ बराबर है। तो प्रतिलोम ऐसा है तो इंकित क्या करेगा, इंकित ये करेगा कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर। समांतर होगा कैसे, ये किसने कहा, ये कहा प्रतिलोम एएसटी ने। प्रतिलोम एएसटी से, यानी कि प्रतिलोम एएसटी ने कहा है कि यदि इस प्रकार संगत भुजाएं समान अनुपात में दे रखी हो तो दो भुजाएं जो एक दूसरे के समांतर होती है त्रिभुज में दर्शाया जा सकता है। ये प्रतिलोम एएसटी है और एएसटी इसको बताती है। एएसटी यदि ये ई एफ अपॉन ई एफ समांतर क्यू आर दे रखा है तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है एएसटी से, और इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है प्रतिलोम एएसटी